Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well. So last time जिस तरह से हमने वर्क इन पावर एनर्जी में हमने देखा था अपना कि टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात की थी कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स में हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट फोर्स में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट था, इस वजह से जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कह रहे थे, जिसके हम एफ डी कॉस थीटा, और इस ग्राफ से हमने देखा था कि एफ की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है, ठीक है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स की, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। या लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट की बात समझाई थी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे है, तो जितना मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर एक हाइट तक लेके जाऊँगी उतनी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके लिहाज से चेंज होती जाएगी, ठीक है, जितनी वो उस ऑब्जेक्ट पे पहले लग रही थी। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जर की एग्जांपल दी, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये ग्राफ मैंने कांस्टेंट फोर्स का बताया था। अगर मैं वेरिएबल फोर्स का बताऊं तो बेटे ये सेम जो है एक्स एक्स पे डी, वाई एक्सिस पे एफ, और तो ये देखेंगे आपकी वेरिएबल फोर्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से, वो इस तरह से देख रहे हैं। ये फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं ले रही, जबकि आपने कांस्टेंट फोर्स में देखा था कि बिल्कुल स्ट्रेट है, फोर्स वहाँ पे कांस्टेंट थी। यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखें इस तरह से फोर्स चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं कि जब इसका समअप करते हैं वेरिएबल फोर्स का, जब हम पूरा वर्क डन निकालते हैं, समअप करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके जो वर्क डन को ना, हम इसके फोर्स को स्मॉल यूनिट में ब्रेक करते हैं। तो जो स्मॉल यूनिट में इस एरिया को ब्रेक करते हैं, और फोर्स जो है उस स्मॉल एरिया में जो है कांस्टेंट की एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल लेते हैं, और इस तरह से फिर एक एक एरिया का हम इस तरह से निकाल के और फिर सबको हम क्या करते हैं, सम करके प्लस कर देते हैं, एफ आई इंटू डी आई। आई की वैल्यू जो है 1 to 10 हो सकती है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें थी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ दिखा दिया, ठीक है, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में काफ़ी मैंने डिटेल में बात की है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि बेटे फोर्सेस जो है ना वो दो तरह की होती है। एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, दूसरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जिसमें जिसके जरिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो इज़ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आप देखते हैं कि वो डिपेंड करता है पाथ, कि वर्क डन इज़ डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। इस तरह से सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ना क्लोज पाथ में, वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो बेटे अब ये जो है बच्चे रटना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को गेन नहीं करते। तो अगर मैं आपको ये समझाऊँ ताकि एट दी एंड ऑफ दिस लेक्चर आप खुद बता सके, ये खुद डिफाइन कर सके कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है। तो बेटे वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं पहले कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कलर चेंज करके आपको एग्जाम्पल दूंगी, एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक हाइट पे रखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्लाइनली अगर ड्रॉप करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एक इसका पाथ हो गया। दूसरा पाथ इसका ये हो सकता है कि ये जो है इस तरह से तिरछा मैं इसको गिराऊं, ठीक है, और ये यहाँ आ जाए ये बॉडी। और तीसरा पाथ इसका ये हो सकता है कि ये जो है घूम फिर के नीचे ग्राउंड तक आना, तो ग्राउंड तक ही है लेकिन अलग अलग पाथ के थ्रू आ रही है, ठीक है बेटे। तो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटे वर्क डन क्या होगा, तो सबसे पहले आपने देखना है कि यार ये एक हाइट पे है, ठीक है, और आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, ठीक है। डी मीन ये डी के हाइट के बराबर हो गया, ठीक है। और एफ यहाँ पे क्या लेंगे, ये जो है कि टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये टूवर्ड्स ग्रेविटी है तो एफ इज इक्वल टू एम जी होगा। तो इसका मतलब इसकी वर्क डन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे हैं, आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। ये एम जी फोर्स हो गई और डी जो है वो हाइट की जगह, डी की जगह हाइट आ गया, ठीक है। तो बेटे ये एम जी एच है। तो एम जी एच अगर आप इंक्लाइंटली गिरा रहे तब भी जो वर्क डन है वो एम जी एच होगा, अगर आप तिरछा गिरा रहे तब भी वर्क डन क्या होगा,
mgh ही होगा। और अगर आप इस तरह से वो घूम फिर के ग्राउंड तक ही आ रहे हैं तब भी वर्क डन हमारा mgh ही होगा। तो बेटे ये जो है इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि भले वो सीधा गिर रहा हो, भले वो तिरछा, भले वो इस तरह से टहलता हुआ आ रहा हो, लेकिन क्योंकि हाइट सेम है, क्या है हाइट, क्या है कांस्टेंट है। तीनों कहीं आप देख रहे हैं कि तीन पाथ है, एक हम इंक्लाइनली गिरा रहे हैं, दूसरा तिरछा गिरा रहे हैं, तीसरा बिल्कुल वो हर जगह से होता हुआ जा रहा है। तो तीन पाथ है, ठीक है, तीन पाथ के थ्रू हम गिरा सकते हैं, लेकिन हमने हाइट कांस्टेंट रखी है, ठीक है। हाइट एक कांस्टेंट हाइट से हम उसको इस तरह से भी गिरा सकते हैं, इस तरह से भी गिरा सकते हैं, इस तरह से भी गिरा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ये बात याद रखनी है कि हाइट कांस्टेंट है, तो बेटे हाइट कांस्टेंट है, बाकी आप किसी भी पाथ से गिराए वर्क डन हमेशा क्या आएगा, mgh ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। खुद ही आपने इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया कि वर्क डन किस तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था, सबका mgh ही आया, ठीक है बेटे। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि ये एक ए है, ठीक है, बॉडी, और ये इस तरह से बी पॉइंट में जा रही है, ये इस तरह से भी जा सकती है, ये दूसरे रास्ते से भी जा सकती है, लेकिन इसकी हाइट कांस्टेंट है, ठीक है। हाइट कांस्टेंट रखी है, भले किसी भी पास से जाए इसको गर्ज नहीं है, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। मीन किसी भी पास से जाए वर्क डन हमेशा क्या आना है, mgh ही आना है, ठीक है बेटे। तो ये बात तो आपको पल्ले पड़ गई, ठीक है। अब सेकंड चीज़, अच्छा, इस तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि वर्क डन डिपेंडेंट होता है पाथ के, ठीक है। लाइक रॉकेट प्रोपल्शन फोर्स हो गई, ठीक है, जैसे कि ये एक रॉकेट है, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है ना, ग्रेविटी नीचे होती है और ये ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो ऊपर जब जाता है तो इंजन फोर्स लगाती है, ठीक है। और लेकिन जब ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा होगा तो फिर इसकी इंजन फोर्स नहीं लगाएगी, वो टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा होगा। तो मीन ये क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने देखा कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही होगी तो अलग सिनेरियो है, टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है तो अलग सिनेरियो है। मीन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है ना वो डिपेंड करता है पाथ पे, कि आया वो ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जा रहा है या करीब आ रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि ये जो है एक कार है, ठीक है, बहुत अजीब सी कार है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकना चाह रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और ये गाड़ी मूव करना जा रही है आगे, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और हो सकता है कि गाड़ी ब्रेक लगाए, ठीक है, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ही मूव कर जाए। अभी जो ये गाड़ी आगे जा रही है और फ्रिक्शन इसको रोकना चाह रही है, तो ये गाड़ी किसके थ्रू, इंजन फोर्स लगा रहा है इस पर, ठीक है। लेकिन अगर ये गाड़ी रुकना चाहे तो ये अपने आप को फ्रिक्शन फोर्स के तरफ धकेल देगी, रुकना चाह रही होगी, ठीक है। तो बेटे इस तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये रॉकेट प्रोपोर्शनल फोर्स की एग्जाम्पल आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जाम्पल मैंने गाड़ी से समझा दी। तो बेटे इस सब में आपने क्या देखा कि भाई इसमें जो वर्क डन है ना वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे, कि आया ऊपर आपने देखा कि आया वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है। दूसरे में आपने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स के अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ जा रहा है। तो बेटे इस तरह से जो है ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो वर्क डन होता है ना वो डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। इस तरह से टेंशन की एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह से जो है ड्रैग फोर्सेस या एयर रेजिस्टेंस कह लो, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस भी आपको, ये भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स हो गई, जैसे कि अभी मैंने ये पहले ही बताया कि एक अगर ये बुक है और इस टेबल पे पड़ी हुई है तो इस बुक का वेट नीचे है, लेकिन इस पर नॉर्मल फोर्स जो लग रही है वो सीधा लग रही है, ठीक है। तो अभी तो ये इंक्लाइनली है, तो इस पे ये दोनों बैलेंस है, नॉर्मल फोर्स और वेट बैलेंस है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर उसके पोजीशन को चेंज करते हैं तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगी। मीन वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, के भाई अब उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, अब जो नॉर्मल फोर्स है ना वो क्या है, वेट के बिल्कुल पैरेलल नहीं है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो बेटे नॉर्मल फोर्स की सारी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ जाती है कि नॉर्मल फोर्स कौन सी उस कैटेगरी में आती है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये पूछा जा सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जो है डिपेंड करता है पाथ पे या इनडिपेंडेंट होती है। तो डिपेंड करता है पाथ पे, इतनी एग्जाम्पल से मैंने समझाया ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो बेटे ये दो डिफरेंस तो आपको पता चल गए। अब सेकेंड डिफरेंस जो है वो है
कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो सेकंड डिफरेंस था कि कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है कि वर्क डन जो होता है ना क्लोज पाथ में वो जीरो के बराबर है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हैं कि वर्क डन जो क्लोज पाथ में जीरो के बराबर नहीं है। आप खुद सोचें, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको इस तरह से करके दिखाऊँ, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पोजीशन से जा रहा है बी पोजीशन में, ठीक है। अब आप खुद सोचें, ये इस तरफ जा रहा है, मीन डिस्टेंस इसका इस तरफ है और इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे है, तो खुद बताएं इसके कौन सा एंगल बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। और आपको पता है कि जब भी एंगल 90 होगा तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मीन यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो गया। अब दूसरा उसके बाद क्या हो करती है, ये बॉडी बी टू सी जाती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फिर बी टू सी जाता है। तो अब बताएं कि इसका वेट नीचे है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ऊपर है। तो अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, -mgh होगा, ठीक है, माइनस। अब इसी तरह से ये जो है ये बॉडी C टू A आती है, ठीक है। C टू A जब आएगी तो डिस्टेंस इसका इस तरफ है, ठीक है, और वेट इसका क्या है, डिस्टेंस इसका इस तरफ है, ठीक है। और हमारे पास इसका वेट भी क्या है, इसी तरफ है, ठीक है, क्योंकि वो वेट भी इसका नीचे ही खेल रहा है। जब ये ज़मीन की तरफ आ रही है डिस्टेंस का उसी तरफ वेट भी इस तरफ, मीन यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है, क्योंकि एंगल क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, mgh होगा। अब जब आप वर्क पूरे सम करेंगे, ठीक है, तो पूरे सम करेंगे तो क्या करेगा, वर्क डन 1 किसके बराबर था, ये वाला, ये 0 के बराबर था क्योंकि एंगल 90 था। वर्क डन 2 किसके बराबर था, वर्क डन 2 180 का एंगल था, तो -mgh के बराबर था। तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ तो 0 और ये -mgh, ठीक है, वर्क डन 2। और इसी तरह से जो वर्क डन 3 था वो किसके बराबर था, वो था क्योंकि एंगल 0 बन रहा था तो वहाँ पे mgh वर्क डन होगा। तो अब खुद सोचो, ये -mgh है, ये +mgh है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या आ गया, वो 0 ही आ गया ना। तो अब समझ आ गया, पूरा मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया कि किस तरह से ये वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 किस तरह से हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, उसके बाद हम आते हैं नॉन कंजर्वेटिव के। वहाँ पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आया आप उस फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं या उस फोर्स के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, अगर डिस्टेंस 0 होगा तो जाहिर सी बात है वर्क डन तो 0 ही होना है ना। और ये सारी बातें ये, अच्छा, ए टू बी 0 वर्क था क्योंकि एंगल 90 था इसमें, और ये बी टू सी है, ठीक है। बी टू सी जो है वो -mgh है क्योंकि वो -180 का एंगल था, तो इस वजह से -mgh है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वर्क हो रहा है। और ये ए टू बी है, C टू A है, तो +mgh मीन क्योंकि एंगल 0 था तो ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। और टोटल वर्क डन हमारा 0 आई है, वही चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। उसके बाद मैं कुछ एंगल बता रही हूँ जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको पता है कि FD cos थीटा है, ठीक है। इसमें F कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ बेटे कि F कांस्टेंट और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ये बात बता चुकी हूँ। तो बेटे सारे लेक्चर सीक्वेंस से लेने हैं आपने। अच्छा, वर्क डन WFD cos थीटा, अगर थीटा 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो मैंने आपको बताया था कि बेटे अगर cos थीटा अगर 0 है तो cos थीटा 0 होगा, मीन थीटा अगर 0 है तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 के बराबर होता है। तो जब 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वर्क मैक्सिमम आएगा ना, +FD आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका थीटा 30 है तो cos 30 किसके बराबर होता है, cos 30 आपके बराबर होता है √3/2, ठीक है। और अगर आप इसको वैल्यू में लिखेंगे तो 0.866 आएगा, ठीक है। देखें, थीटा 30 है तो √3/2 FD, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.866, ठीक है। और आपको पता है कि FD जो है वो किसके बराबर था, जब वर्क आपका मैक्सिमम था, जब एंगल आपका 0 था, तो आपने FD की जगह वर्क मैक्सिमम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से जब एंगल 45 होगा तब जो है cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, ठीक है, जो कि 0.7 होती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, 0.77। और अगर आप इसको परसेंट में शो करना चाह रहे हैं तो बेटे ये 0.866 था ना,
√3। तो जब आप इसको 100 में शो करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट 3 अदद आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से, सॉरी एक्चुअली यहाँ ठीक है 3 अदद आगे नहीं, 2 अदद आगे आएगा, तो ये 86.6% बन जाएगा, ठीक है। ये 0.866 था, तो 2 ये 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 अदद ये आगे आएगा, तो ये 86.6% बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये अंडर रूट थीटा जो है वो थीटा 45 किसके बराबर है, 1/√2 के, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 0.707, ठीक है। सो अच्छा बेटे, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ये सब ना ईद का दिन है और सब मेरे पास आके बैठ गए और मैं बहुत चिल्ला के बात कर रही हूँ ताकि इनकी आवाज़ यहाँ ना रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन मैंने अभी इनको बोल दिया है कि चुप हो जाओ। अब देखो ये लोग चुप होते हैं या नहीं। तो बेटे मैं कही थी कि अगर एंगल 45 होगा तो cos 45 जो है ना, cos 45 किसके बराबर है, 1/√2 के। और 1/√2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.707। और इसको अगर हम परसेंट में लिखना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट जब 2 डिजिट आगे जाएगा तो ये 70.7% बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एंगल जो है, एंगल अगर आपके पास क्या आ जाए 60, ठीक है, तो cos 60 किसके बराबर होगा, cos 60 जो है वो बराबर होगा आपके पास 0.5 के, ठीक है। तो 0.50 के। तो बेटे जब आप इसको परसेंट में लिखेंगे तो 2 डिजिट जब आगे आएंगे तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप क्या करेंगे, cos अगर आपके पास एंगल 90 है तो cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 आपको पता है कि 0 के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा और 0% आएगा। अच्छा बेटे, तो ये बात तो आपको पता है, हमने बहुत दफ़ा जो है ये सॉल्व किया हुआ है कि जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0 होता है, ठीक है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी एंगल आपने याद रखने हैं। बाकी थीटा अगर 0 होगा तो cos 0 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो वो तो आपको बता दिया मैंने। लेकिन अगर थीटा जो है, अगर आपके पास थीटा मीन एंगल जो है 180 है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे cos 180 किसके बराबर होता है, cos 180 -1 के बराबर होता है। तो जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आएगा वर्क मैक्सिमम वो क्या होगा, -FD की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बेटे ये 2 एंगल तो आप बहुत ज़्यादा सॉल्व भी कर चुके हैं, ये याद करने की नीड भी नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं इसको आपने याद रखना है कि भाई थीटा मीन एंगल अगर 0 होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये 3 एंगल तो आपको पता है, बस आपने ये 30, 45 और 60 वाला याद रखना है, ठीक है। क्योंकि 3 इस वजह से आपको पता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में MCQ सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और इसी के बारे में ज़्यादातर आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं जो इसके बारे में, लेकिन पता होना चाहिए बेटे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये cos 30 √3/2 के बराबर है जो कि 0.66 है, और cos 45 1/√2 जो कि 0.07 के बराबर है। cos 60 क्या है, 0.50 के बराबर है। तो बेटे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये MCQs है जो अगर मैं सॉल्व करवाऊँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ समझाया ना, तो ये उसी से रिलेटेड है कि आप फोर्स F(x) ऑन अ बॉडी, एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एक बॉडी पे, ठीक है, अप टू डिस्टेंस L। अब ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि कोई फोर्स जो है ना वो एक्ट कर रही है, एक F जो है ना वो एक्ट कर रही है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ ये रहा F, ठीक है, ये रहा F, ये रहा F। तो F जो है वो एक्ट कर रही है बॉडी पे अप टू डिस्टेंस L। अब L ये रहा, L ये रहा, L ये रहा। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरह, इसमें इस तरह से है और इसमें भी इस तरह से है, लेकिन इसमें फिर इस तरह से ऊपर जा रहा है और फिर यूँ जा रहा है। लेकिन C में आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल सीधा फिर जा रहा है ना, L में जाने के बाद वो फिर 2L कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखें, ये इसको मिस नहीं कीजिएगा, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2L, ठीक है। वो फर्दर जो है वाइल कवरिंग अ फर्दर डिस्टेंस 2L की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि FD ग्राफ बताएं, ठीक है। तो FD ग्राफ अब खुद आपने देखा कि भाई वो पहले कह रहे हैं कि उसने जो है एक फोर्स जो है F जो है वो एक्ट की किस पे, बॉडी पे, ठीक है, L डिस्टेंस तक, ठीक है। उसके बाद वाइल कवरिंग, जब भी वाइल का लफ्ज़ हुआ है यूज़ हुआ, अगर वाइल का लफ्ज़ नहीं होता तो हमारा A आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वाइल का लफ्ज़ है तो फिर ये क्या होगी, वाइल कवरिंग, मतलब साथ साथ फिर उसने क्या किया,
साथ साथ ही उसने 2L का डिस्टेंस कवर किया। ये 3L माइनस L करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L का डिस्टेंस ना, मतलब L और 3L के में 2L का डिस्टेंस, तो उसने जो है फिर क्या किया, फर्दर 2L का डिस्टेंस कवर किया। तो बेटे ये वाला और फोर्स अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ एवरी ग्राम, तो उसके बाद ये इस तरह से है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो ये ए इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वाइल का लफ्ज़ है, क्योंकि अगर वाइल का लफ्ज़ नहीं होता तो हमारा ए ऑप्शन होता। वाइल फर्दर मतलब एफ फोर्स लगने के बाद एल डिस्टेंस कवर होने के बाद फर्दर उसने 2L डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो बेटे ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इसका मैं एरिया कैलकुलेट करूँ, ठीक है, इसी ग्राफ ये जो ये मेंशन है ना, अच्छा इसका जब मैं एरिया लूँगी ना तो आप देख रहे हैं कि एफ जो फोर्स जो है वो एल तक लग रही थी। ठीक है, इस तरह से जो मैंने बनाया था कि ये एफ फोर्स है और ये एल तक इस बॉडी पे लग रही थी। ठीक है, उसके बाद वाइल फर्दर उसने जो है वो 3L का कवर किया था। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पे आपने देखा कि अब आपने इसका एरिया निकालना है, तो आप इसका निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इसका जो एरिया जो है वो इसी तरह से निकलेगा कि एफ इंटू एल। ठीक है, यही निकलेगा ना, एफ इंटू डी होता है, डी की जगह आप एल लगा दें। इसी तरह से जो ये बन रहा है, ये कौन सी शेप बन रही है, तो ये जल्दी से बताएं। मैं फोर्स एंड मोशन में बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ ये कौन सी शेप है, इसका एरिया किस तरह से निकलेगा। ये ट्रेपीजियस है और ट्रेपीजियस का एरिया मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों एरिया को आपने प्लस करना है तो आपने प्लस लगा दिया। मैं ट्रेपीजियस के एरिया को ग्रीन से शो कर रही हूँ, तो हाफ 3F प्लस एफ, ये 3F जो फोर्स थी, ठीक है, और एफ, तो आपने जो वाई एक्सिस पे जो फोर्सेस थी उसको प्लस किया। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस का डिफरेंस था 3L माइनस L करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2L। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको पर्पल से करूँ तो ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3F और FL ये तो 4F हो जाएगा। ठीक है, जब ये 4F इस L के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4FL हो जाएगा। ठीक है, और ये 5L है, तो 4 है 4 5L और ये 5L, ये क्या बन जाएगा 5FL। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर था इसका एरिया तो जस्ट इस तरह से निकलना है। ट्रेपीजियस का जो है वो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे जो हमारे पास 3F थी और प्लस F थी। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन 3L और 2L, वो 2L था, तो आपने 2L लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और FL की जगह FL रहा। ठीक है, और ये क्या बन गया 3F और प्लस F, ये 4F बन गया, और 4F जब मल्टीप्लाई करेगा L के साथ तो ये क्या बन जाएगा 4FL और 4FL और ये FL, तो ये क्या बन जाएगा 5FL। तो आपके पास पूरा जो एरिया है वो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जीज़ पे आते हैं इंशाल्लाह, ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका लेक्चर लेंथी ना हो।